नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, हम काफका ऑन द शोर पुस्तक का सारांश देख रहे थे, जिसमें हमने अब तक देखा कि ओशिमा से काफका को पता चलता है कि मिस साइकी कुछ ही दिनों के लिए हैं, तथा दूसरी तरफ होशिनो की मदद से नकाता ने वह प्रवेश द्वार खोल लिया है। अब आइए आगे की कहानी जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें, ताकि हम और भी दिलचस्प पुस्तकों का सारांश आपके लिए लाते रहें। अगली सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास सोते हुए होशिनो को कर्नल सैंडर्स का कॉल आता है। वह होशिनो को बताते हैं कि बहुत जल्द पुलिस उन दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएगी, इसलिए वह नकाता को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। होशिनो सोते हुए नकाता को उठाने की कोशिश करता है। मित्रों, यहाँ नकाता की नींद की एक खासियत है कि जब भी वह सोता है तो एक साथ कम से कम 15 से 20 घंटे तो सोता ही है। इसी वजह से होशिनो के कई प्रयासों के बाद फाइनली नकाता नींद से जागता है। वह उसे लेकर कर्नल की बताई हुई जगह रहने के लिए आ जाता है। यह एक 5 मंजिला इमारत थी, जो कि एक सुनसान जगह पर थी, जहां ज्यादा लोग भी नहीं रह रहे थे। वहां नकाता एक बार फिर पत्थर से बात करने की कोशिश करता है। वह पत्थर उसे कहीं जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में नकाता को पता नहीं था। नकाता कहता है कि उसे एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ जाना है, पर जब वह उस जगह पहुंचेगा तभी उसे पता चलेगा कि यही वह जगह है। नकाता होशिनो को एक कार लाने के लिए कहता है। होशिनो ठीक वैसा ही करता है और एक कार रेंट पर लेता है। दोनों कई दिनों तक पूरे शहर के चक्कर काटते रहते हैं। हर एक गली, हर एक कोने से वह गुजरते हैं। इसी तरह एक बार वापस आते वक्त अंधेरे की वजह से होशिनो रास्ता भूल जाता है और आगे चलते चलते वह एक आलीशान मकान जैसी जगह पर पहुंचते हैं। नकाता होशिनो को बताता है कि शायद यही वह जगह है जिसे वह कई दिनों से खोज रहे थे। वह कोमुरा लाइब्रेरी थी, जहां दोनों आ पहुंचे थे। दूसरी तरफ काफका रात को सपने में सकुरा को देखता है। उसे देखकर उसके अंदर कुछ होने लगता है, मानो उसका कोई वशीकरण कर रहा हो। उसका खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है और वह कोई और ही बन जाता है। वह सकुरा को अपनी बाहों में लेता है और उसे प्रेम करने लगता है। तभी काफका की आंख खुल जाती है। वह समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। सकुरा को वह अपनी सगी बहन ही मान रहा था। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ एक सपना ही था। वह अपना ध्यान बटाने के लिए पुस्तक पढ़ने लगता है, जिसमें से उसे पता चलता है कि विश्वयुद्ध के दरमियान यहाँ पर तालीम ले रहे 2 सैनिक इस जंगल में गुम हो गए थे। फिर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। यह जानकर उसके मन में जंगल को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती है। वह जंगल में जाने का सोचता है। सुबह होते ही वह अपनी जरूरत का सामान, टॉर्च, येलो कलर का स्प्रे, रस्सी, अपना बैग आदि लेकर जंगल के अंदर जाने लगता है। जैसे वह अंदर जा रहा था, वह बाहर की दुनिया से कटता जा रहा था। उसका बेचैन मन शांत होते जा रहा था। यह सफर उसे रोमांचित लग रहा था। वह जंगल के बहुत अंदर तक जाने का फैसला करता है, मानो वह भी उन दोनों सैनिकों की तरह गुम हो जाना चाहता हो। अपना सारा सामान एक के बाद एक पीछे छोड़ते हुए वह जंगल की गहराई में खोने लगा। चलते चलते उसे वही दोनों सैनिक मिलते हैं। वह यह देखकर चकित हो जाता है कि दोनों बिल्कुल वैसे ही थे, उतने युवा जितने बताए गए थे। उनकी उम्र जरा सी भी नहीं बड़ी थी। वह दोनों सैनिक उसे कहते हैं कि यही रुक जाओ, क्योंकि यहाँ से आगे अगर एक बार बढ़े तो वापस नहीं आ पाओगे। पर काफका आगे जाने की ठान लेता है। वह दोनों सैनिक उसे जंगल की गहराई में ले जाने लगते हैं, मानो किसी खाई के अंदर कोई चलता ही जा रहा हो। काफी चलने के बाद एक शहर दिखाई देता है, जो अन्य शहरों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन वहां पर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था।
सैनिक काफका को एक घर में छोड़कर चले जाते हैं जहां उसकी जरूरत का सारा सामान था। थोड़ी देर बाद वहां एक लड़की आती है जो काफका के लिए खाना बनाने और बाकी घर के काम करने आई थी। यह वही 15 साल की लड़की थी जिसे काफका ने अपने रूम में कई बार देखा था। काफका उसके साथ कुछ देर बातें करता है जहां उसे पता चलता है कि यह कोई दूसरी ही दुनिया थी जहां लोगों को खाना खाने की आवश्यकता नहीं थी और यहाँ किसी को मन से याद करने मात्र से वह आ जाता था। लोगों को चलकर जाने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ लोगों को यादों की भी जरूरत नहीं थी, वे सब फिर भी शांति से रहते थे। काफका को जब भी जरूरत हो वह उसे याद कर ले, वह पहुंच जाएगी। अगले दिन काफका इसी बात पर विचार करते हुए मिस साइकी को याद करने लगता है। उसके मन में कई सवाल थे जिन्हें वह पूछना चाहता था। तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और सामने मिस साइकी खड़ी थी। लेकिन वह वहां पर कैसे आई? इस तरफ अगले दिन होशिनो और नकाता दोनों कोमुरा लाइब्रेरी जाते हैं। पूरा दिन वहीं रुकते हैं। लाइब्रेरी का टूर भी करते हैं। ओशिमा दोनों को मिस साइकी से भी मिलवाता है। शाम के वक्त जब दोनों जाने लगते हैं तभी अचानक नकाता वापस मुड़कर लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ओशिमा उसे रोकता है पर वह तेजी से दूसरी मंजिल पर आए मिस साइकी के रूम में जाने लगता है। मिस साइकी उन दोनों को अकेला छोड़ देने को कहती है, जहां नकाता साइकी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। तभी असली पत्ते खुलने लगते हैं। दरअसल कई वर्षों पहले मिस साइकी ही थी जिन्होंने वह प्रवेश द्वार खोला था। तभी नकाता के साथ वह घटना हुई और वह भी उस प्रवेश द्वार में फंस गया। लेकिन मिस साइकी से प्रवेश द्वार बंद करने में भूल हो जाने के कारण नकाता की आधी ऊर्जा वहीं पर रह गई। मिस साइकी इन सब के लिए नकाता से माफी मांगती है। नकाता उसे उस दुनिया में लौट जाने के लिए कहता है जहां से वह आई थी। मिस साइकी बिल्कुल वैसा ही करने के लिए मान जाती है, पर वह इतने वर्षों से लिख रही उन कागजों को जला देने का वादा नकाता से लेती है। नकाता कागज लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब ओशिमा मिस साइकी के रूम में आता है तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस तरफ मिस साइकी काफका से मिलने आती है, इससे पहले कि वो सब भूल जाए। काफका उनसे पूछता है कि मिस साइकी ने उसे क्यों छोड़ दिया, क्यों उन्होंने एक 4 साल के बच्चे को त्याग दिया, इसमें उसका क्या दोष था। मिस साइकी काफका से भी माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने अपने बेटे को ऐसे तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया, पर उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिस साइकी काफका को इस दुनिया को छोड़कर असली दुनिया में वापस चले जाने को कहती है। काफका कहता है कि वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उससे प्रेम करता हो, सब उसे ठुकरा देते हैं, वह बिल्कुल अकेला है। तब मिस साइकी उसे सांत्वना देती है, ओशिमा और सकुरा की याद दिलाती है। वह अपनी आखिरी इच्छा यही बताती है कि काफका असली दुनिया में लौट जाए और एक बहुत अच्छा जीवन जिए। यह कहकर वह चली जाती है। काफका कुछ देर तक सोचने के बाद वापस जाने का ठान लेता है। वह उस रास्ते पर चलने लगता है जहां से वह आया था। बीच में उसे वही 2 सैनिक मिलते हैं। वह काफका को जल्दी करने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रवेश द्वार बस अब बंद ही होने वाला था। दूसरी तरफ मिस साइकी ने दिए हुए पेपर को जलाकर होशिनो और नकाता वापस अपार्टमेंट में आ जाते हैं। नकाता बहुत थक गया था, इसलिए सोने चला जाता है। होशिनो कुछ काम से नकाता के पास आता है, उसे जगाने लगता है, पर वह उठता नहीं। होशिनो चेक करता है तो पता चलता है कि नकाता की भी मृत्यु हो चुकी थी। यह जानकर होशिनो सुन्न रह जाता है। उसे पता नहीं चलता कि यह सब कब हुआ। उसके दादाजी के गुजर जाने के बाद एकमात्र नकाता ही था जिससे वह उतना प्रेम कर पाया था, पर अब उसकी अचानक मृत्यु से वह गमगीन हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
दादाजी के बाद सिर्फ नकाता ही था जिसके लिए उसे रोना आ रहा था। जैसे तैसे वह खुद को संभालता है और अब यह सोच रहा था कि नकाता की बॉडी उसके रिश्तेदारों को कैसे भेजे, क्योंकि वे दोनों पुलिस की वांटेड लिस्ट में थे। तभी उसे ख्याल आता है कि सबसे बड़ा कार्य तो प्रवेश द्वार को बंद करना था, अब वो कैसे होगा। पर दूसरे दिन बालकनी में एक काली बिल्ली आती है, जो होशिनो को बताती है कि प्रवेश द्वार बंद करने का नकाता का अधूरा काम अब उसे पूरा करना होगा। जब जादुई पत्थर चमकने लगे, तब कोई अजीब चीज प्रवेश द्वार के अंदर जाने की कोशिश करेगी, जिसे होशिनो को मारना पड़ेगा और प्रवेश द्वार को बंद करना पड़ेगा। होशिनो सारी तैयारी कर लेता है। तकरीबन आधी रात को होशिनो को नकाता के कमरे में कुछ हलचल का आभास होता है। अंदर जाने पर उसे दिखता है कि नकाता की नाक से सफेद रंग का कोई एंजाइम बाहर आ रहा था। तभी पत्थर भी चमकने लगता है। होशिनो तुरंत कुल्हाड़ी से एंजाइम को मारने लगता है, पर वह मर ही नहीं रहा था। तभी होशिनो को तरकीब सूझती है। वह चमकते पत्थर को एंजाइम से दूर किचन में ले जाता है और उसे पलटने लगता है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। बड़ी मुश्किल से वह यह कर पाता है और प्रवेश द्वार अब बंद हो चुका था। प्रवेश द्वार के बंद हो जाने से उस एंजाइम की शक्ति घटने लगती है। वह सिकुड़ने लगता है। तभी होशिनो उस पर हमला करके उसे मार डालता है। वह एंजाइम को बैग में भरकर जलाने के लिए ले जाता है। एक आखिरी बार नकाता की बॉडी को देखकर वह स्टेशन के लिए चला जाता है। वहीं के लोकल फोन से पुलिस को कॉल करके नकाता की मृत्यु के बारे में बताकर अपने सफर पर निकल जाता है। इस तरफ काफका भी उस दुनिया से बाहर आ चुका था। वह जंगल में से बाहर आता है। तभी एक अनजान व्यक्ति काफका को वापस कोमुरा लाइब्रेरी ले जाने आया था। यह ओशिमा का बड़ा भाई था। रास्ते में वह काफका से पूछता है कि क्या वह भी उन सैनिकों से मिला था। काफका हाँ में सिर हिलाता है। वह कहता है कि वह भी उनसे मिल चुका है, पर यह बात काफका कभी किसी से न करे, खुद अपनी परछाई से भी नहीं। वह काफका को लाइब्रेरी छोड़कर चला जाता है। ओशिमा काफका को मिस साइकी की मृत्यु के बारे में बताता है, जो शायद पहले ही काफका को अंदाजा हो चुका था। वह ओशिमा से कहता है कि अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका है। वह अब टोक्यो वापस जा रहा है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आएगा। ओशिमा काफका को मिस साइकी द्वारा छोड़ी गई पेंटिंग देता है। काफका स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहां से वह सकुरा को कॉल करता है और उसे टोक्यो अपने साथ आकर रहने को कहता है, क्योंकि अब वह जान गया था कि सकुरा ही उसकी बहन है। उसका श्राप, जो उस एंजाइम के द्वारा उससे जुड़ा हुआ था, एंजाइम के खत्म होते ही मिट चुका था। काफका ट्रेन में बैठकर अब अपने जीवन के आगे के सफर पर निकल जाता है। तो मित्रों, यह थी हारुकी मुराकामी लिखित पुस्तक काफका ऑन द शोर। यह एक रहस्यपूर्ण और दार्शनिक उपन्यास है, जो कल्पना और यथार्थ को मिलाकर चलता है। इसमें दो पात्रों, किशोर काफका तमुरा और वृद्ध नाकाटा, की समानांतर यात्राओं को दर्शाया गया है, जिनके द्वारा इस कहानी में पहचान, भाग्य और अवचेतन मन जैसे गहरे विषयों की खोज की गई है। यह मानव मन के विकारों और समस्याओं को देखने तथा उन्हें समझने में हमारी मदद करता है, जिसके जरिए हम खुद की और दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाती है, जिससे हम भविष्य में और भी अच्छी पुस्तकों का सारांश आपके लिए लाते रहें। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी मित्र एरा आपसे फिर मिलूंगी एक नई पुस्तक के साथ। नमस्कार।